राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, उत्तरी चीन में H9N2 संक्रमण मामलों पर भारत नजर रखे हुए है। मंत्रालय का किसी भी आपात स्थिति से निपटने का आश्वासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशासनिक अधिकारियों से आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान करने का आह्वान किया। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्र में से 199 क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। श्री गंगानगर जिले के श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित हो गया है। राज्य में 5 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 51,890 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुचारू मतदान सुनिश्चित कराने के लिए लगभग 2,75,000 मतदान कर्मी काम करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको ट्रेनिंग देकर रवाना कर दिया गया है सभी जिलों से। साथ में वेबकास्टिंग अब जो कल होगी 26,000 से ज्यादा बूथों पर दौसा में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, सीकर में थोड़े ज्यादा हैं। जहां जैसी परिस्थिति है क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की संवेदनशीलता के अनुसार, तो उसको बढ़ाया भी गया है। वेबकास्टिंग के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे, वीडियोग्राफी होगी, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं 700 कंपनियां पूरे राज्य में आ गई हैं। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपने साथ मतदाता पहचान पत्र ले जाना जरूरी है। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट समेत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किए गए 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी वोट डाले जा सकेंगे। राजस्थान के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र माउंट आबू के शेरगांव में पहली बार मतदान होगा। वहां 118 मतदाता हैं। इससे पहले शेरगांव के मतदाता 10 किलोमीटर पहाड़ों पर पैदल चलकर उतरज गांव में मतदान केंद्र पर वोट डालते थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राज्य में अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियां तैनात की गई है। निर्वाचन आयोग की पूरी मशीनरी चौकस है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी हुई है। पड़ोसी राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की तलाशी की जा रही है। मतदान को सुगम और समावेशी बनाने के लिए भी निर्वाचन आयोग ने कई नवाचार किए हैं। मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। मतदान के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड करने वाले मतदाताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। राज्य के 199 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,862 उम्मीदवार हैं, जिनका भाग्य कल के मतदान के बाद ईवीएम में बंद हो जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य में चुनाव प्रचार के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। राज्य में इस महीने की 30 तारीख को मतदान होने जा रहा है और सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच रहा है, प्रमुख दलों के शीर्ष नेता सार्वजनिक बैठकें कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। पार्टियों के उम्मीदवार जमीनी स्तर पर धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। इसके साथ ही बीआरएस, भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप प्रचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। राज्य में चुनाव प्रचार में भाग लेने वाले शीर्ष नेताओं में भाजपा के अमित शाह, राजनाथ सिंह, कांग्रेस से प्रियंका गांधी, जयराम रमेश के अलावा बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव और पार्टी के वरिष्ठ नेता तारक रामाराव और हरीश राव शामिल हैं। चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा में आए प्रमुख मुद्दों में धर्म के आधार पर आरक्षण, प्रदेश में एक परिवार का शासन और युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा शामिल है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज तेलंगाना के आरमूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने पर निजामाबाद में बीड़ी मजदूरों के लिए एक अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हल्दी किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड गठित करेगी। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि अब भारत राष्ट्र समिति सरकार को बदलने का समय आ गया है। इस बीच भारत राष्ट्र समिति प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने फिर से उनकी सरकार बनने पर राइथू बंधु योजना के अंतर्गत सहायता राशि बढ़ाकर 16,000 रुपए करने का वायदा किया। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का बचाव अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में भेजी जा रही हैं। जो अंदर हैं 41 लेबरर्स, तकरीबन सभी रिश्तेदारों ने बात कर ली है। अंदर से खबर आई है कि लोग अब नहा रहे हैं, उनके पास टॉयलेटरीज भी हैं और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कुछ रिक्रिएशनल की चीजें भी अंदर वहां पर भेजी हैं। ये सब उनकी मोरल मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए करा जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन ने बताया कि सुरंग के अंदर फंसे लोगों को निकालने के बाद त्वरित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बाहर पूरी तैयारियां हो गई हैं, मेडिकल की एम्बुलेंसेज लगी हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर से भी कुछ लोगों को ले जाया जा सकता है और इंडिया इंस्टीट्यूट में ऋषिकेश में उनकी जगह उनके लिए कायम कर दी गई है। हर सरकार का हर डिपार्टमेंट वो अपनी जवाबदारी समझ रहा है और इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इधर केंद्र सरकार भी राहत और बचाव कार्यों पर बारीकी से नजर रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और बचाव अभियान की समीक्षा की। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारी और H9N2 संक्रमण के बढ़ते मामलों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत में एक संक्रमण के फैलने का खतरा बहुत कम है। मंत्रालय ने बताया है कि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए देश तैयार है। मंत्रालय ने बताया है कि इस तरह के जन स्वास्थ्य मुद्दों पर भारत समग्र दिशा निर्देश अपना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों का यह कर्तव्य बनता है कि वह आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान करे। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों को नवाचार से संबंधित ऐसे उपाय करने चाहिए जो नागरिकों और देश के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक अवधि के लिए फायदेमंद हों। राष्ट्रपति मुर्मू हरियाणा सार्वजनिक प्रशासन संस्थान में विशेष फाउंडेशन कोर्स में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को राष्ट्रपति भवन में संबोधित कर रही थीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बढ़ती तकनीकी धोखाधड़ी को देखते हुए देश के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने गांधीनगर में वैश्विक पेशेवर लेखा सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से देश के व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के बीच आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस अवसर पर केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक स्तर पर लेखांकन क्षेत्र में विस्तार के पर्याप्त अवसर हैं और उन्होंने स्थानीय कंपनियों से अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने का आग्रह भी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 और कंपनियों, वेबसाइट तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनाधिकृत विदेशी मुद्रा लेन देन प्लेटफॉर्म की चेतावनी सूची में शामिल किया है। इनमें मोबाइल ऐप गेट ट्रेड और एडमिरल मार्केट, ब्लैक बुल, फोरेक्स फॉर यू, पीयू प्राइम और रियल गोल्ड कैपिटल लिमिटेड सहित 18 कंपनियां शामिल हैं।
अब विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अवैध घोषित कंपनियों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अवैध घोषित की गई कंपनियां न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत विदेश मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत हैं और न ही इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्लेटफॉर्म ETP पर विदेशी मुद्रा लेन देन का संचालन करने के लिए अधिकृत हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कोच्चि में आयकर विभाग के नए आयकर भवन का उद्घाटन किया। इस भवन के निर्माण पर करीब 64 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने टैक्स डिडक्टर्स गाइड 2023 का भी विमोचन किया। इसमें मलयालम भाषा में TDS के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया कंपनियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करके सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट की आवश्यकता को दोहराया। श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज नई दिल्ली में डीप फेक और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुपालन के संबंध में डिजिटल कंपनियों के साथ डिजिटल इंडिया संवाद का आयोजन किया। उन्होंने डीप फेक जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए डिजिटल कंपनियों की सामूहिक प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत भविष्य में भी G20 के प्रयासों में भरपूर सहायता देता रहेगा। आज आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री कांत ने कहा कि इस तरह के वैश्विक आयोजन में राष्ट्र का समर्थन मिलता रहेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और यूरोपीय संघ ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग को मजबूत करने तथा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को और लचीला बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की आज एक वर्चुअल बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी तथा संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और यूरोपीय आंतरिक बाजार आयुक्त थियरी ब्रिटन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसराइल और हमास के बीच 4 दिन का संघर्ष विराम आज से लागू हो गया है। हालांकि दोनों पक्षों ने कहा है कि ये विराम अस्थायी है। इसराइल और हमास के बीच समझौता हुआ है जिसमें गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने और हमास के कब्जे से कम 50 बंधक छोड़ने के बदले इसराइल में 150 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रीथा थविसन ने पुष्टि की है कि गजा में हमास ने बंधकों में से थाईलैंड के 12 नागरिकों को रिहा कर दिया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के लियो रोली कानांडो और डेनियल मार्टिन को 21-16, 21-14 से हराया। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में HS प्रणॉय को जापान के कोदाराई नारोका से हार का सामना करना पड़ा। गोवा में 17वें फिल्म बाजार महोत्सव के चौथे और अंतिम दिन आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव नीरजा शेखर ने जम्मू कश्मीर पवेलियन का दौरा किया। अपर सचिव ने जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने गोवा बाजार जैसे बड़े महोत्सव का हिस्सा बनने पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रयासों की सराहना की और उन्हें भविष्य में इस तरह के आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लचित दिवस के अवसर पर अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सराय घाट के युद्ध में लचित बोरफुकन का असाधारण नेतृत्व अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा उत्तरी चीन में H9N2 संक्रमण मामलों पर भारत नजर रखे हुए है। मंत्रालय का किसी भी आपात स्थिति से निपटने का आश्वासन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।